मेरे फेल होने पर ना जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। अब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद करना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गया। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो तो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक नाम के पीछे दोयम, तेयम, चहारम, पंचम। लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख बता देता। ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना। अबज की जगह अजब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में फर्क क्या है, और व्यर्थ की बातें के लिए क्यों छात्र को फोन करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसे रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इसके प्रयोजन। दुगना नहीं चौगुना हो जाए और आधा ही रहे। मेरी बला से लेकिन परीक्षा पास होना, यह सब खुराफत याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलो और कलम हाथ में लिए उनके नाम से कोरोइए। कौन नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इसमें आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों पर उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे। जो बात एक काव्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं, जरूरत। मैं तो इसकी हिमाकत समझता हूँ। या तो समय की किफायत नहीं बल्कि इसके दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे, अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रेगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे। पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या। अनर्थ यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक है, संक्षेप में 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी। ये उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे तो लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे। इस स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों से मेरी अरुचि जो कि त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता।
पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए, दर्जे में जलील ना होने पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह लुप्त हो गया था। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत ना की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक सब चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो शायद तो भाई साहब को उतना दिख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मैंने मन में एक कुटिल भावना उदय की हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वे मेरे हित और विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। आपकी भाई साहब बहुत नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब तो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो अभी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, करने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं शब्द गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान न लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवे लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग गए और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उसे पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है। ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम, ना गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम अपने उस 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो अपनी आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ। अब तुम्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों को यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे क्या
खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजर्बा है, मुझे उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, डी फिल या डी लिट भी क्यों ना हो जाओ। समझ किताबों पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, दादा भी शायद 5वीं जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया को विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो वो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान का इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो उतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते और पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया और एक कुटुंब का पालन किया जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA है कि नहीं। यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं। इनके उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब को डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। बात तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर उसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त कटा हुआ कनकौवे हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था।